Good evening. How are you? I hope you are all fine. तो let's start our GS topic. आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो हमारा टॉपिक आंतरिक अब पृथ्वी के अंदर क्या है किसी को कुछ नहीं पता। पृथ्वी की जो त्रिज्या है, ये हमारी पूरी पृथ्वी है, ये मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, अलग अलग चीजों से बनी हुई है। तो इसकी त्रिज्या है वो हमारी 6371 किलोमीटर है अकॉर्डिंग टू हमारी NCERT। ठीक है, तो अब इसको जानने के लिए कि आंतरिक संरचना कैसी है, ये परत है, ये किस चीज से बनी हुई है, इसके लिए हमारे पास कोई स्रोत नहीं थे। तो हमने जो स्रोत देखे, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत के द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारी जो आंतरिक संरचना है वो कैसी है पृथ्वी की। तो अगर हम प्रत्यक्ष स्रोत की बात करें तो क्या हो सकता है कि हम पृथ्वी के अंदर तक जाएं और देखें कि वो किस किस चीज से बनी हुई है, जो कि इम्पॉसिबल है कि हम पृथ्वी की ऊपरी परत से लेके अंदर तक उसके जाएं और देखें कि किस चीज से वो बनी हुई है। इसके लिए साइंटिस्ट ने प्रयास भी किया था। उन्होंने यहाँ से लेके इसको खोदना शुरू किया था और लगभग 12 किलोमीटर तक इसकी खुदाई की गई थी। किस जगह पर ये खुदाई की गई थी? प्रत्यक्ष स्रोत के अंदर इसकी खुदाई करके पता लगाने की कोशिश की गई कि इसकी आंतरिक संरचना कैसी है। तो उन्होंने खुदाई की, आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर के अंदर एक कोला नाम का क्षेत्र है, यहाँ पे उन्होंने खुदाई की थी, जो कि सिर्फ वो 12 किलोमीटर तक इस चीज की खुदाई कर सके थे। उसके आगे क्या है, पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, तापमान बहुत ज्यादा है, इससे आगे वो इसकी खुदाई नहीं कर सके। तो मतलब यहाँ से ये तो प्रमाणित हो गया कि हम जो प्रत्यक्ष स्रोत यानी कि पृथ्वी की खुदाई करके ये पता नहीं लगा सकते कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, किस चीज से बनी है। तो मतलब प्रत्यक्ष स्रोत तो हमारे लिए फेल हो गई, तो हमें जरूरत पड़ी अप्रत्यक्ष स्रोत की। अप्रत्यक्ष स्रोत की बात करें तो अप्रत्यक्ष स्रोत हमारे पास 3 तरह के हैं। जो अप्रत्यक्ष स्रोत है वो हमारे पास 3 तरह के हैं। ये तो हमारे प्रत्यक्ष स्रोत थे, ये हमारे अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। 3 चीजें हैं हमारे पास। फर्स्ट, पृथ्वी की जो उत्पत्ति का सिद्धांत है हमारे पास, उसके बेस पे हम देखें कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। दूसरा हमारे पास आते हैं प्राकृतिक स्रोत, और तीसरा हमारे पास आते हैं अप्राकृतिक स्रोत। पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत मतलब कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, कैसे हुई है। तो इसके पीछे वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत है, बट यहाँ पे मेरे लिए हम 2 सिद्धांतों की बात करेंगे। उन्होंने उनकी 2 परिकल्पनाएं हैं। एक तो है हमारी ग्रहाणु परिकल्पना, एक हमारी है ज्वारीय परिकल्पना। ये अलग अलग साइंटिस्ट ने दी है। ये जो ग्रहाणु परिकल्पना है ये हमारी दी है साइंटिस्ट चैम्बरलिन एवं मोल्टन। ठीक है, और जो ज्वारीय परिकल्पना है वो हमारे जेम्स जीन्स हैं साइंटिस्ट, और जेफलिन है। जो हमारी ग्रहाणु परिकल्पना है उसका सिद्धांत क्या है, वो क्या कहता है कि जो स्टार्टिंग में हमारा ये सूर्य है, उस टाइम पे कोई सौर मंडल नहीं था, कोई ग्रह नहीं थे, ये सूर्य था और ये किसका सहायक तारा था, वो क्या था, इसके मतलब पास आ गया था। तो जो सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी उसने इसको
विस्फोट हुआ, तो जिससे ये तारा टूट के ग्रहों में बंट गया, टुकड़ों में बंट गया, अलग अलग टुकड़ों में बंट गया, जो हमारे ग्रह बन गए। ठीक है, तो इनकी स्टडी करके इन्होंने पाया कि हमारी आंतरिक संरचना है वो कैसी हो सकती है। ठीक है, इन ग्रहों की स्टडी की। उसके बाद हमारी देखिए ज्वारीय परिकल्पना जो जेम्स जीन्स और जेफलिन ने दी है, वो भी इन्होंने भी इस सिद्धांत को क्या है अपनी सहमति दी है कि ये सिद्धांत सही है। जो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमारी क्रोड है, हमारी 3 परतें हैं जिनका जिक्र हम आगे करेंगे कि जो हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं, ऊपरपट्टी, मेंटल और क्रोड। तो जो ये क्रोड है, इनके अकॉर्डिंग ये क्रोड क्या है, ठोस है इस स्टडी के अकॉर्डिंग। और जब ज्वारीय परिकल्पना की बात करें, सेम यही सिद्धांत इन्होंने दिया है जिसको द्वैतारिक सिद्धांत भी बोलते हैं, द्वैतारिक सिद्धांत। ठीक है, तो इन्होंने भी यही दिया, बट इनके अकॉर्डिंग जो क्रोड है वो ठोस नहीं है, वो तरल है। इन्होंने तो ये स्टडी की और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में हमारी हेल्प की। इसके बाद जो हमारे आएंगे वो प्राकृतिक स्रोत आएंगे। ये जो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, इसको हम इसको ऊपर लिख देते हैं। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो हमारी क्रोड है वो कैसी है, ठोस है। और ज्वारीय परिकल्पना के अकॉर्डिंग जो हमारी क्रोड है वो कैसी है, तरल है। ठीक है, तो ये तो हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें हमारे सामने निकल के आई। जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी आई, हमने और स्टडी की, प्राकृतिक स्रोत, अप्राकृतिक स्रोत, इनकी स्टडी करने के बाद हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में और भी चीजें जानी। तो अभी हम इसके करते हैं अप्राकृतिक स्रोत कर लेते हैं पहले इसके। तो इसके अंदर जो हमारे अप्राकृतिक स्रोत की बात करें हम, अप्राकृतिक स्रोत में हम 3 चीजें लेके चलेंगे। 3 चीजें कौन कौन सी हैं? पहला हमारा घनत्व, दूसरा हमारा है दाब और तीसरा हमारा है तापमान। ये 3 चीजें हमारी अप्राकृतिक स्रोत के अंदर, जिनके बेस पे हम स्टडी करेंगे कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो पहले हम लेते हैं घनत्व। अब घनत्व की बात करें तो घनत्व हम देखें, हमारी पूरी पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, पृथ्वी का औसत घनत्व वो हमारा है 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम बात करें ऊपरपट्टी की, यानी कि जो हमारी सबसे ऊपरी परत है उसकी, तो उसका जो घनत्व है वो 2.67 से लेके 3.3 के लगभग है। ठीक है, अब देखो, अभी हमने बात की कि हमारी जो पृथ्वी है वो 3 परतों में बंटी हुई है। इसकी डिटेल स्टडी हम बाद में करेंगे, अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो भूपरपट्टी होगी, अब नीचे की 2 परतें रह गई, यानी वो आंतरिक हो गया। तो उनका क्या घनत्व है? उनका घनत्व, अगर पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है और भूपरपट्टी का 2.67 से 3.3 ग्राम घन सेंटीमीटर है, तो इससे एक बात तो प्रमाणित हो रही है कि जो हमारी आंतरिक घनत्व होगा पृथ्वी का, जो आंतरिक घनत्व होगा वो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा होगा। ठीक है, वो लगभग हमारा 11 से 12 ग्राम घन सेंटीमीटर क्यूब है, घन सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब जो पृथ्वी का आंतरिक घनत्व है वो इतना ज्यादा क्यों है? ठीक है, इसके पीछे भी साइंटिस्ट ने काफी मत दिए हैं। तो कुछ मत दिए हैं, उन्होंने क्या कहा है कि ये जो आंतरिक घनत्व इतना ज्यादा है, कुछ ने कहा कि जो पृथ्वी की जो रासायनिक संरचना है ना वो तो इक्वल है, मतलब पृथ्वी के जो भूपरपट्टी है, मेंटल है, क्रोड है, वो सेम चीजों से बने हुए हैं, रासायनिक संरचना उनकी सेम है। ठीक है, कुछ ने कहा कि ये समान नहीं है, कुछ ने कहा कि ये समान है, कुछ ने कहा ये असमान नहीं है। क्या चीज? जो पृथ्वी की
रासायनिक संरचना है। ठीक है, अब जो समान कहते हैं वो कहते हैं कि जो पृथ्वी का आंतरिक घनत्व इतना ज्यादा है तो वो किस वजह से है। इसके लिए उन्होंने घनत्व के साथ दाब को लिया। वो कहते हैं कि जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे पृथ्वी के, वैसे वैसे क्या होगा कि दाब हमारा बढ़ेगा। दाब बढ़ेगा तो दाब के बढ़ने से घनत्व भी बढ़ेगा। अब आप बताइए कि दाब बढ़ रहा है तो घनत्व बढ़ेगा कि नहीं? घनत्व तो बढ़ेगा, बट एक लिमिट होगी उसकी। दाब अगर ऐसा हो कि बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि घनत्व भी बढ़ता जा रहा है, बट किसी ना किसी चीज की एक लिमिट जरूर होती है। ठीक है, तो दाब इतना बढ़ रहा है, घनत्व इतना बढ़ता जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, एक लिमिट ऐसी आएगी कि दाब के बढ़ने से भी कुछ टाइम पे हमारा घनत्व है वो नहीं बढ़ेगा। उस चीज को फिजिक्स की लैंग्वेज में प्रत्यास्थता सीमा बोलते हैं। प्रत्यास्थता सीमा बोलते हैं, मतलब अब दाब जरूर बढ़ेगा बट आपका घनत्व है वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इनकी ये चीज फेल होगी कि जो पृथ्वी की रासायनिक संरचना है वो समान है। ठीक है, क्यों फेल होगी? क्योंकि अब क्या है, यहाँ तक तो बात इनकी सही थी कि दाब बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, इसी कारण से जो पृथ्वी का आंतरिक घनत्व है वो ज्यादा है। तो अब क्या है, यहाँ तक तो इनकी बात ठीक हो गई कि दाब के बढ़ने से घनत्व बढ़ेगा, तो इसी कारण से आंतरिक घनत्व क्या है, ज्यादा होता है। बट जो कुछ आलोचना की कुछ साइंटिस्ट ने कि ऐसा नहीं होता, दाब बढ़ता रहेगा तो ये जरूरी नहीं कि अब घनत्व भी बढ़ेगा। ठीक है, तो एक जो लिमिट आती है जिसकी अभी हमने बात की फिजिक्स की लैंग्वेज में, उसको हम बोलते हैं प्रत्यास्थता सीमा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो ये होती है, ये कहता है कि दाब बढ़ता जाएगा बट एक लिमिट ऐसी आएगी कि दाब के बढ़ने से घनत्व नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज तो थी इनकी कि रासायनिक संरचना समान है, बट ये इस तथ्य के कारण फेल हो गई। ठीक है, अब हमारा सेकंड आता है कि जो रासायनिक संरचना है वो असमान है। अब रासायनिक संरचना असमान है तो इसके पीछे क्या लॉजिक रहा। ठीक है, इसको अभी हम स्टडी करेंगे। तो ये कहते हैं कि जो पृथ्वी का आंतरिक घनत्व ज्यादा है वो किसकी वजह से है। कहते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, उसके अंदर जो भी पदार्थ मौजूद हैं उनके भार में क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी कि आंतरिक पृथ्वी में जाने पर जो मौजूद पदार्थ हैं उनके भार में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो अब जो ये आंतरिक घनत्व ज्यादा है ये किसकी वजह से ज्यादा है, इन पदार्थों के भार में वृद्धि के कारण क्या इनका घनत्व इतना ज्यादा है। ठीक है, तो ये दो हमारे मत हुए हैं। तो ये मत है, ये हमारा काफी सक्सेसफुल रहा है, इसको तो पहले साइंटिस्ट ने नेग्लेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये तो था हमारा घनत्व, कि घनत्व से जाना हमने कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। उसके बाद हमारा आएगा दाब। दाब यानी कि प्रेशर। अब ये क्या होगा, ये अभी हमने देखा कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे हमारा दाब क्या है, बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा तो वहां चीजें क्या होंगी, तरल मात्रा में ज्यादा होगी। ठीक है, इतनी ठोस नहीं होगी। ठीक है, तो यानी कि ऊपर की पृथ्वी क्या होगी, ठोस होगी, जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे वो लिक्विड होती जाएंगी, और इसकी गहराई में स्टडी हम आगे करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा तापमान। अब तापमान की बात करें तो तापमान क्या है, पृथ्वी के अंदर ज्यादा है। जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, जैसे हम 4 किलोमीटर दक्षिण अफ्रीका में सबसे गहरी खान है, 4 किलोमीटर उसकी
गहराई है, उसके अंदर भी जाए तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, आर्कटिक महासागर में 12 किलोमीटर तक खुदाई की, तो वो आगे खुदाई नहीं कर पाए। किस कारण से? क्योंकि पृथ्वी का तापमान था वो बहुत ज़्यादा था। तो इससे ये चीज़ सिद्ध हो गई कि पृथ्वी का तापमान जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे तापमान क्या है, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो तापमान बढ़ेगा तो वहाँ चीज़ें किस स्टेट में मिलेंगी आपको? सॉलिड तो मिलने से रहेगी, तो किस स्टेट में मिलेंगी? आगे जाके वो लिक्विड स्टेट में मिलेंगी। ठीक है, बट सारी की सारी परतें आगे लिक्विड और ये भी नहीं है। हमारी जो लास्ट रोड है वो ठोस है, उससे ऊपर वाली परतें लिक्विड में, फिर हम ठोस की बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था अप्राकृतिक स्रोत के अंदर। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक स्रोत। तो पृथ्वी के प्राकृतिक स्रोत में आप किन किन चीजों को पढ़ेंगे जो प्रकृति से रिलेटेड है? प्राकृतिक स्रोत की बात करेंगे जब हम प्राकृतिक स्रोत की बात करेंगे तो उसमें हम 3 चीजों की स्टडी करेंगे फिलहाल। तो पहली है हमारी ज्वालामुखी, ठीक है, उसके बाद हमारी भूकंप है, और तीसरे नंबर पे हम ले लेते हैं हमारा उल्कापिंड है। तो इनके बेस पे भी हमने हमारे साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाने की कोशिश की कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो कैसी है। तो ज्वालामुखी आप सबने सुना ही होगा, क्या होता है? एक ऐसे पहाड़ सा होता है, तो क्या होता है जब विस्फोट होता है तो इसके अंदर से बहुत सारी चीजें वो निकलती हैं। ठीक है, इसके मुख से, यहाँ से, तो वो चीजें क्या होती हैं? राख होती हैं, लावा होती हैं। ठीक है, इसी को हम मैग्मा बोलते हैं, कंकड़ पत्थर। ये सब क्या होते हैं, किस स्टेट में होते हैं? लिक्विड स्टेट में होते हैं। आपने टीवी वगैरह में, सीरियल वगैरह में कहीं ना कहीं देखा होगा, जब जो ज्वालामुखी फटती है तो उसके अंदर से जो चीजें निकलती है वो किस स्टेट में निकलती है? किस स्टेट में निकलती है? लिक्विड स्टेट में निकलती है। तो यहाँ से साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी की, इसको जाना, तो उन्होंने एक बात तो तय कर ली, क्या? कि पृथ्वी के अंदर कोई ना कोई परत ऐसी है जो कि लिक्विड स्टेट में। ठीक है, लिक्विड स्टेट में तभी तो अंदर से लिक्विड निकल रहा है ना, वरना तो क्या होता, कंकड़ पत्थर या चट्टानें निकलती अगर लिक्विड ना होती है। ठीक है, तो ज्वालामुखी की स्टडी करके हमने क्या देखा कि पृथ्वी के अंदर कोई ना कोई स्टेट ऐसी जरूर है जो कि लिक्विड स्टेट में है। फिर हम बात करते हैं हमारे भूकंप की। वैसे अगर हम भूकंप की स्टडी करने लग जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक है, गहराई में जाना पड़ेगा, बट आज हम आंतरिक संरचना के हिसाब से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब हम भूकंप की बात करते हैं तो भूकंप में क्या है, भूकंप की 3 तरंगें होती हैं। एक हमारी पी तरंगें होती हैं जिसको हम प्राइमरी वेव्स बोलते हैं, इनकी प्राथमिक तरंगें। ठीक है, सेकंड हमारी एस वेव होती है जिसको हम सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक तरंगें बोलते हैं। ठीक है, और थर्ड वन हमारी एल वेव होती है जिसको हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं या सरफेस वेव तरातरीय तरंगें बोलते हैं। ठीक है, तो जो पी तरंगें होती हैं उनकी क्या खास विशेषताएं होती हैं कि पी तरंगें हमारी तीनों जो पदार्थ की स्टेट होती हैं उसमें मूव कर सकती हैं। 3 स्टेट कौन कौन सी हैं हमारी, जैसे ठोस, तरल है और हमारी गैस है। इन तीनों में ये तरंगें क्या है, फास्टली मूव कर सकती हैं। ठीक है, तो अब पी तरंगें क्या है, सबसे तेज चलती हैं। तो जब भूकंप आता है तो सबसे पहले जो धरातल स्तर तक हमारे पहुंचती है वो कौन सी तरंगें पहुंचती हैं, प्राइमरी वेव्स हैं, प्राथमिक वेव्स हैं, वो पहुंचती है। ठीक है, फिर हम सेकेंडरी वेव की बात करें तो सेकेंडरी वेव क्या है, ओनली ठोस में ये चल सकती है। ठीक है, तल में ये नहीं जा सकती। ठीक है, उसके बाद हमारी लॉन्गिट्यूडिनल सरफेस है, ये तो सबसे खतरनाक वेव्स होती हैं भूकंप आने से, और सबसे ज्यादा जो खतरा होता है वो एल वेव से होता है। ठीक है, अब जो पी प्राइमरी तरंगें हैं वो कुछ इस तरह से हमारी, जैसे ये मेंटल है, ये क्रोड है, जो प्राइमरी तरंगें आती हैं तो वो इस तरह से मूव करती हैं। ये हमारी मॉर्टल स्टेट होगी, जो पिघली स्टेट होगी, वहां से भी क्या है ये मूव करेगी। सिर्फ फर्क क्या होता है कि जब ये यहाँ एंटर करती है तो ये थोड़ी विचलित हो जाती है, यानी कि अपने रास्ते से भटक जाती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाती है ये।
ठीक है। जबकि बात करें हम सेकेंडरी की, तो ये ठोस में तो चलेगी, बट जैसे ही ये लिक्विड स्टेट में जाती है तो वहाँ ये क्या है, गायब हो जाती है। तो जब हमने इन तरंगों को पढ़ा तो वहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर ये अपने रास्ते से भटक रही हैं, विचलित हो रही हैं, ठीक है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्टिव, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं, तो ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो चेंज है, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट है, ठीक है। तो इसी कारण से ये तरंगें क्या होगी, अपने रास्ते से भटक जाती है, ठीक है। अगर ऐसा ना होता कि पृथ्वी की सारी परतें एक जैसी होती, उनमें कोई डिफरेंस ना होता, तो इन तीनों वेव्स की जो मूवमेंट होती वो क्या होती, इक्वल होती, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस किस वजह से है, वो डिफरेंस हमारी पृथ्वी की संरचना है उनमें डिफरेंस होने की वजह से, ठीक है। तो ये हमारे ज्वालामुखी के कारण, फिर भूकंप को हमने पढ़ा कि भूकंप से हमें पता चला कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। कहीं बीच में ये जो लिक्विड स्टेट में है। तो उसके बाद हम देखें उल्कापिंड। उल्कापिंड से हमने क्या स्टडी किया, उल्कापिंड क्या होते हैं कि हमारे आसमान में घूमने वाले कुछ चट्टानें, पत्थर वगैरह होते हैं, ठीक है। जब ये हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में, जब हमारे वायुमंडल में ये प्रवेश करते हैं तो घर्षण, आपने सुना होगा, तो घर्षण के कारण क्या होते हैं, ये उल्कापिंड जल जाते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये यहाँ पे ऐसे वायुमंडल है हमारा, ठीक है, इसकी अलग अलग करते हैं, इनको भी हम कभी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जब उल्कापिंड इस वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ये क्या होते हैं, जल जाते हैं घर्षण के कारण। जब ये जलते हैं तो पृथ्वी की सतह तक आते आते जो उनकी ऊपर वाली परत होती है वो तो क्या हो चुकी होती है, जल जाती है। तो जो बचता है वो क्या होता है, वो जो इसका आंतरिक पार्ट होता है वो बचा हुआ हमारी पृथ्वी पर गिर जाता है। अब जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या अनुमान लगाया, सिर्फ अनुमान लगाया कि जो उल्कापिंड हमारी पृथ्वी पर आए हैं, जो उसका आंतरिक पार्ट है वो कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से मेलजोल खाता हुआ, ठीक है। तो उन्होंने इसकी स्टडी करके अनुमान लगाने की कोशिश की कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी, ठीक है। तो ये हमारे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के पहले दो स्रोत थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के अंदर हम क्या करेंगे कि गहराई में खोद के जाना तो क्या मुश्किल है पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना, ठीक है। तो हम प्रत्यक्ष स्रोत के माध्यम से तो पता नहीं लगा सकते कि हमारी आंतरिक संरचना कैसी है, हमने अप्रत्यक्ष स्रोत थे उनका सहारा लिया। अप्रत्यक्ष स्रोत में हमने क्या क्या पढ़ा कि पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत है, वहां से हमने जाना कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। उसके बाद हमने प्राकृतिक स्रोत लिए जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, उल्कापिंड। फिर हमने अप्राकृतिक स्रोत है उनकी स्टडी की। अप्राकृतिक स्रोत में हमने घनता, दाब, तापमान, इनके माध्यम से जाना कि हमारी पृथ्वी कहीं ना कहीं ठोस भी है, उसमें लिक्विड फीचर्स भी हैं और ज्यादा ठोस, कम, ये सब इसके अंदर है, ठीक है। तो अब हमारी बारी आती है कि एक्चुअल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना है कैसे। तो अगर हम बात करें इसकी रासायनिक संरचना के बेस पे, रासायनिक संरचना के बेस पे हमारे एक साइंटिस्ट हुए हैं एडवर्ड स्वेस। उन्होंने क्या कहा है कि जैसे ये हमारी पृथ्वी थी, देखो ये हमारी पृथ्वी थी, अगर इसका हम एक पार्ट ये ले लें तो इसकी स्टडी करें तो वो किस चीज से बनी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी को ले लेते हैं, देखो ये पूरी है ना, ये यहाँ से लेके ये 6371 किलोमीटर, ठीक है। ये तीन चीजें आपस में 3 परतों में इसको डिवाइड किया हुआ है। रासायनिक संरचना के बेस पे बात करें तो जो ये पहली है इसको हम बोलते हैं Cl, ठीक है। जो ये है इसको हम बोलते हैं सीमा, और जो थर्ड है इसको हम बोलते हैं नीफे। ये 3 चीजों से मिलकर बने हुए हैं जिनके बेस पे इनके नाम रख दिए गए Cl, सीमा और नीफे। अब इनकी स्टडी करते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या, Cl, सीमे या नीफे। तो Cl का मतलब क्या है, C से हमारा आ गया सिलिकॉन और L से हमारा आ गया एल्यूमिनियम, ठीक है। अगर हम सीमे की बात करें तो सीमे से भी मैग्नीशियम। नीफे की बात करें तो ये हमारा निकेल और F से हमारा
फेजेस। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। अगले लेक्चर्स में हम इनकी पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ आप इतना ध्यान दो कि रासायनिक संरचना के लिए हमारे ये 3 परतों में डिवाइड किया गया है। आगे एडवर्ड स्ट्रेस ने इनकी पूरी डिटेल दी है कि किस तरीके से ये परतें आपस में बंटी हुई हैं, यहाँ पे हमारा कौन सा जोन आता है। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।